हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनीसॉल इंस्टीट्यूट। तो अगेन हम जो नया टॉपिक लेकर आए हैं वो है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ आपको फ्लूइड डायनेमिक्स में दिख जाता है। हम इसके पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होती है। सो जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर नहीं देखा है पहले वो देख लो, उसके बाद आपको हुक्स लॉ जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर? हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ इज समथिंग लाइक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हमने स्ट्रेस के बारे में समझ लिया, स्ट्रेन के बारे में समझ लिया है। अभी स्ट्रेस जो है, हम फोर्स लगाने से स्ट्रेस आता है। तो मैंने पहले बोला था पिछले लेक्चर में भी कि स्ट्रेन जो है बॉडी में आ जाता है स्ट्रेस लगने से। हुक साइंटिस्ट का नाम है, हुक्स लॉ ने क्या बोला कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कि जितना हम स्ट्रेस लगाएंगे बॉडी में उतना ही स्ट्रेन आ जाएगा। मतलब हम जितना फोर्स लगाएंगे, जितना हम स्ट्रेस लगाएंगे, बॉडी के डायमेंशंस उतने ही चेंज कर जाएंगे। आप खुद सोचो ना, अगर हम कुछ स्पंजी टाइप है, जैसे बर्तन साफ करते हो आपके घरों में, तो उसको हम दबाएंगे तो उसकी वॉल्यूम चेंज कर जाएगी। कम दबाएंगे कम वॉल्यूम चेंज करेगी, ज्यादा दबाएंगे तो ज्यादा वॉल्यूम चेंज करेगी। सो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अभी यहाँ पे स्ट्रेस की जगह हम लोड भी ले सकते हैं। कुछ बुक्स में आपको, कुछ कॉन्सेप्ट में आपको लोड भी लिखा हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस कब लगेगा? जब लोड बॉडी पे आएगा। स्ट्रेन को हम क्या लिख सकते हैं? एक्सटेंशन लिखने का रीजन ये है, आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि अगर कोई लेंथ पे फोर्स लगी, स्ट्रेस लगा, उसकी डायमेंशन इंक्रीज हो गई, मतलब उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होने को क्या कहते हैं? एक्सटेंशन मींस लेंथ का बढ़ जाना। तो लोड पड़ने पे एक्सटेंशन आता है या स्ट्रेस लगने से स्ट्रेन आता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी है वो हटा दी जाए तो क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी हटा दी जाए तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा k, जिसको हम बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इस k को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके साथ ही हम बहुत सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं, और ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपके फाइनल एग्जाम्स में आ जाते हैं। क्लियर? अभी यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी? k की वैल्यू आएगी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन आ जाएगी। याद रखना, ये कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोला जाता है इसको। इसकी क्या वैल्यू है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। इसकी अगर ऐसे यूनिट की बात करें तो स्ट्रेन की तो कोई ऐसे यूनिट नहीं होती, तो जो स्ट्रेस की यूनिट है वही k की यूनिट होगी। क्लियर? अभी यहाँ पे तीन तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, तीन तरह के। ये के जो है तीन तरह के होते हैं, उसमें जो एक है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो है वो यंग्स मॉडुलस है। सो कुछ स्टूडेंट्स ने ये टर्म सुनी भी होगी, अगर उनके लेक्चर जो है थोड़ा बहुत उन्होंने किया होगा। यंग्स मॉडुलस, सो ये यंग्स मॉडुलस जो है, अभी देखो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या फॉर्मूला था? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो स्ट्रेस, यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस लिया जाएगा यंग्स मॉडुलस में? वो होगा नॉर्मल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब इसको लिखने का क्या रीजन है? देखो नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो क्या है? नॉर्मली 90 डिग्री पे जो स्ट्रेस लग रहा है किसी बॉडी पे, तो 90 डिग्री पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो वो नॉर्मल स्ट्रेस है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब किसके ऊपर स्ट्रेस लग रहा है? लेंथ के ऊपर। हम किसको इंक्रीज कर रहे हैं? लेंथ को। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्ट्रेन के टाइप्स में कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो क्या होता है। अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखें, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स बाय एरिया। लास्ट लेक्चर में भी देखा था फोर्स बाय एरिया। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो क्या होता है? उसका क्या फॉर्मूला रहेगा? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। यही था। तो अगर हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो गामा से रिप्रेजेंट करते हैं यंग्स मॉडुलस को। गामा की क्या वैल्यू आएगी? फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। तो यहां से आ जाता है एफ एल ए डेल्टा एल। तो ये फॉर्मूला बनता है यंग्स मॉडुलस का। याद रखना, इससे हम काफी सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि स्टील जो है वो ज्यादा इलास्टिक क्यों है रबर से, वो इसी कॉन्सेप्ट से समझेंगे।
अगले क्वेश्चन में हम यही देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये यंग्स मॉडुलस हो गया। सेकंड मॉडुलस इज बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, बल्क वर्ड यूज हो गया तो मतलब वॉल्यूम के लिए समथिंग है। तो नॉर्मल स्ट्रेस तो रहेगा रहेगा ऊपर, सारे केसेस में नॉर्मल स्ट्रेस ही रहेगा। नीचे लॉन्गिट्यूडनल की जगह आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब वॉल्यूम में चेंज हो जाना मींस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब यहां पे डेल्टा एल बाय एल की जगह डेल्टा वी बाय वी आ जाएगा अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कर देंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है उसको जनरली बी से डिनोट करते हैं, बी बल्क मॉडुलस। तो एफ बाय ए डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी, तो ये आ जाता है एफ वी बाय ए डेल्टा वी। ज्यादा चेंज नहीं है, जहां पे एल था वहां पे वी आ गया है, वॉल्यूम आ गया है। क्लियर। एंड थर्ड जो मॉडुलस रहता है वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अभी ये जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, क्योंकि इसके ना तो आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे और ना ही आपको जो इसके बारे में ज्यादा पूछा जाएगा रिजिडिटी के बारे में। हाँ, हम यहाँ पे एक ग्राफ करेंगे, उसमें इसको मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है कहाँ पे यूज होगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। बट यहाँ पे जो स्ट्रेन रहता है वो टेंजेंशियल स्ट्रेन आप कंसिडर कर सकते हो। टेंजेंशियल स्ट्रेन आपको बताया मैंने कि जो टेंजेंशियल फोर्स लगती है उससे टेंजेंशियल स्ट्रेन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी टेंजेंशियल स्ट्रेन की वैल्यू थी वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी डेल्टा एक्स बाय हमने एल ली थी वहां पे। ठीक है, तो इसकी वजह से जो भी फॉर्मूला बनता है इसका हम यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम फॉर्मूला नहीं बना रहे क्योंकि इसका ज्यादा यूज नहीं होता। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट जो है सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर के लिए भी, लास्ट लेक्चर के लिए भी, और हम जो आगे करने वाले हैं उन लेक्चर्स के लिए भी। सो दोनों लेक्चर्स देखने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में आप अच्छी तरह से कंसंट्रेट करो। अगर कोई भी डाउट आता है इन लेक्चर्स में, कोई भी टॉपिक में डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो।